Hi students, I am Joydeep Chakraborty, welcoming all of you in my YouTube channel Study with Joydeep। आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे YouTube चैनल Study with Joydeep में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं कंपनी लॉ का एक नया लेक्चर लेकर। आज हम लोगों का टॉपिक होगा द डिफरेंस बिटवीन द कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म। कंपनी और पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस होता है, इसको आज हम लोग देखेंगे। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो भी मैंने वीडियो डाला है कंपनी लॉ से रिलेटेड, अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तब ये जो वीडियो है आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू कीजिए और मैं आशा करता हूँ कि जो वीडियो मैंने पहले डाला था उस वीडियोस को आप लोगों ने देख लिया होगा। So the today's topic is the difference between the company and the partnership firm। कंपनी और साझेदारी में क्या अंतर है, ठीक है। चलिए पहले हमने हिंदी में लिख दिया है, उसके बाद हमने इंग्लिश में लिख दिया है, जिससे कि दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स को कोई डिफ़िकल्टी ना हो। पहला देखिए कंपनी और साझेदारी। अब अंतर देखिए, शुरू करते हैं। अर्थ देखिए, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका कि इसके सदस्यों के साथ पृथक अस्तित्व होता है, जिसके पास अपना सार्वमुद्रा अर्थात कॉमन सील होता है। इसका समामेलन कंपनी अधिनियम 2013 या इसके पूर्व के कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो। देखिए, जो हमने कल बताया था कंपनी का जो डेफिनेशन था वही सेम डेफिनेशन आप लोगों को लिखना पड़ेगा अर्थ में, ठीक है। अब साझेदारी का क्या मतलब है? जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति एक व्यापार को करने के लिए सहमत होते हैं और लाभ एवं हानि को पारस्परिक रूप से साझा करते हैं। देखिए, साझेदारी में क्या होता है? पार्टनरशिप डीड होता है, साझेदारी डीड होता है, ठीक है। उसमें साझेदारी में सभी जो भी प्रोविजंस है, जो भी जैसे भी बिजनेस करना है साझेदारों को, जिस रेशियो में प्रॉफिट का बंटवारा करना है, वो सभी बातों को साझेदार का जो डीड होता है, जो पार्टनरशिप डीड होता है, उसमें लिख दिया जाता है। तो बस यही बताया है इसमें। इसमें बेसिकली केवल आपको अर्थ लिखना पड़ेगा कि कंपनी का क्या अर्थ है और साझेदारी का क्या अर्थ है। ये तो सिंपल है, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नियमन मतलब गवर्न। देखिए, जो भी कंपनियां भारत में काम करती हैं, भारत में रजिस्टर्ड है, या फिर कोई भी कंपनी जो विदेश में रजिस्टर्ड है परंतु उसका प्लेस ऑफ बिजनेस भारत में है, उन सभी कंपनियों पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 लागू होता है। तो नियमन में क्या होगा? भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 मतलब भारत में रजिस्टर्ड सभी कंपनियों पर या फिर ऐसे सभी बॉडी कॉरपोरेट्स पर जिसका कि प्लेस ऑफ बिजनेस भारत में है, ठीक है, उन सभी कंपनियों पर क्या होगा? भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 लागू होगा। अब साझेदारी के केस में साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं अंकेक्षण ऑडिट। देखिए, कंपनी के लेखों का अंकेक्षण कराना आवश्यक है। जो भी अकाउंट्स कंपनी बनाता है, जो भी कॉरपोरेट अकाउंटिंग का काम करता है कोई भी कंपनी, तो ऐसे कंपनी के अकाउंट्स का हम लोग ऑडिट कराते हैं, ठीक है। ऑडिट करना एकदम कंपलसरी कर दिया है कंपनीज एक्ट 2013 में। परंतु इन केस ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी के केस में यह अनिवार्य नहीं है। पार्टनर्स अपने जो अकाउंट्स है उसका ऑडिट करा भी सकता है और नहीं भी करा सकता है। अब देखिए पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन। देखिए, कंपनी के लिए चाहे आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाइए, मतलब चाहे आप सार्वजनिक कंपनी बनाइए, या फिर चाहे आप निजी कंपनी बनाइए, या फिर वन पर्सन कंपनी बनाइए, आप कोई भी किस्म का कंपनी बनाइए, आपको उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य है। परंतु साझेदारी के केस में आप साझेदारी फर्म का पंजीकरण करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए अब सीमित वर्ड का प्रयोग, सीमित शब्द का प्रयोग। देखिए, अगर आप प्राइवेट कंपनी बनाते हैं तो इस केस में आप लोगों को प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। निजी कंपनी के लिए निजी सीमित शब्द अर्थात प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना होगा। और अगर आप लोग सार्वजनिक कंपनी बनाते हैं, पब्लिक कंपनी बनाते हैं, तो उसके लिए पब्लिक लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। और साझेदारी के केस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब देखते हैं सदस्यों की संख्या।
देखिए निजी कंपनी के केस में न्यूनतम सदस्य है 2, अधिकतम सदस्य है 200। अगर आप सार्वजनिक कंपनी की बात करते हैं तो सार्वजनिक कंपनी के केस में न्यूनतम सदस्य हो गया 7, अधिकतम सदस्य हो गया कोई सीमा नहीं। ध्यान में रखिएगा, सार्वजनिक कंपनी अर्थात पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए जो मिनिमम मेंबर्स की नीड होती है, मिनिमम सदस्यों की संख्या की नीड होती है, वो होता है 7 और मैक्सिमम नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं होता। अच्छा, ओपीसी अर्थात 1 पर्सन कंपनी अर्थात एक व्यक्ति वाले कंपनी के लिए न्यूनतम सदस्य की संख्या 1 और अधिकतम सदस्य की संख्या 100। ठीक है, अथवा जो भी संख्या कानून द्वारा निर्धारित करे वो अधिकतम माना जाएगा, परंतु जो न्यूनतम है वो क्या है, 1 है, और जो अधिकतम है वो है 100 यानी कि 100। अब साझेदारी के केस में कम से कम 2 साझेदारों का होना आवश्यक है, और अधिक से अधिक कितने साझेदारों का होना आवश्यक है, अधिक से अधिक साझेदारों का संख्या 100 होती है, 100। अब देखिए पृथक अस्तित्व। देखिए हमने कल ही पूरा एकदम डिटेल में पढ़ा दिया था कि सेपरेट एंटिटी का क्या मतलब होता है, पृथक अस्तित्व का क्या मतलब होता है। एक कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। हमने कल बताया था कि जिस दिन आपने कंपनी को रजिस्टर्ड करा दिया उसी दिन से आप अलग हो गए और कंपनी अलग हो गया, मतलब आप में और कंपनी में कोई संबंध नहीं है। मतलब क्या है, आप में और कंपनी के बीच पृथक अस्तित्व है। ठीक है, परंतु साझेदारी फर्म के केस में साझेदारों का अपने फर्म से कोई भी पृथक अस्तित्व नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं जीवन काल अथवा अस्तित्व। देखिए कंपनी का जीवन काल शाश्वत होता है, मतलब अगर कंपनी के जो भी मेंबर्स हैं या फिर शेयर होल्डर्स हैं या वो तो फिर दिवालिया हो जाए, अर्थात अगर कंपनी का कोई भी मेंबर या फिर शेयर होल्डर या तो उसका डेथ हो जाए या फिर उसका इंसॉल्वेंट हो जाए या फिर वो इंसॉल्वेंस हो जाए, तो इस केस में कंपनी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। कंपनी के लाइफ टाइम पर अर्थात जीवन काल पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। कंपनी के जीवन काल शाश्वत होता है, अर्थात इसका जीवन काल सदस्यों के जीवन काल से प्रभावित नहीं होता है। मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी विल गो फॉरएवर। अच्छा, साझेदारी फर्म के केस में साझेदारी फर्म का जीवन काल इसके साझेदारों के जीवन काल से प्रभावित होता है। अगर किसी साझेदार का मृत्यु हो गया या फिर सभी साझेदार दिवालिया हो गए या फिर सभी साझेदारों का मृत्यु हो गया, तो उस केस में साझेदारी फर्म का विघटन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था जीवन काल अथवा अस्तित्व। देखिए कंपनी का जीवन काल शाश्वत होता है। कंपनी का जो जीवन काल है वो सदस्यों के जीवन काल पर प्रभावित नहीं होता है। मतलब अगर सभी सदस्य की मृत्यु भी हो जाती है फिर भी कंपनी जीवित रहेगी। क्यों? क्योंकि कंपनी एक वैधानिक व्यक्ति है। ठीक है, चलिए अब इसे हम लोग इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में क्या है, वही सेम। कंपनी और पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है, पहले मीनिंग देखते हैं। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन या फिर आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी भी लिख सकते हैं, बट एंटिटी के जगह अगर आप पर्सन लिखेंगे तो और ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन formed by a group of individual to engage in a commercial और इंडस्ट्रियल बिजनेस। या तो आप इस मीनिंग को लिखिए या फिर आप लिखिए इट इज़ अ लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, टू एंगेज इन एंड ऑपरेट बिजनेस ऑफ कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। या फिर जो डेफिनेशन कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत दिया गया है आप उसे भी लिख सकते हैं। क्या डेफिनेशन था? A company means a company incorporated under this act or under any previous company law is known as company। तो ये तो इसका मीनिंग हो गया कंपनी का। अब पार्टनरशिप का क्या मीनिंग है? पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन एग्रीज टू ज्वाइंट द रन ऑफ बिजनेस विद द एम ऑफ अर्न प्रॉफिट। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, मिनिमम नंबर्स जो होता है वो 2 होता है सदस्यों का। ठीक है, तो अगर कोई भी 2 सदस्य आपस में जो एग्रीमेंट करके अगर कोई भी काम करना चाहे तो वो साझेदारी में आ जाएगा, पार्टनरशिप में आ जाएगा।
और पार्टनरशिप क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, एसोसिएशन ऑफ टू पर्सन। मिनिमम जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है सदस्यों का इन केस ऑफ पार्टनरशिप में वो 2 है। अब है गवर्न्ड बाय, देखिए ऑल कंपनीज वेदर रजिस्टर्ड इन इंडिया और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया एंड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। मतलब देखिए कंपनी हमने कल बताया था, या तो वे सभी कंपनियां होती है जिसका कि रजिस्ट्रेशन भारत में हुआ है, कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया मीनिंग देयर बाय फॉरेन कंपनी। तो इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी, इफ द कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया is known as foreign company. The Companies Act will applicable on such foreign companies whose place of business is in India. ठीक है, क्लियर है। अच्छा, भारत में सभी कंपनियों पर इट इज गवर्न्ड बाय इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 एंड इन केस ऑफ पार्टनरशिप इट इज गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ऑडिट, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड एनुअली बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। कंपनी का जो बुक्स ऑफ अकाउंट होगा उसका ऑडिट कराना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, वो भी एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा। जो ऑडिट होगा कंपनियों का वो एनुअली होता है, ठीक है। द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर ऑडिटेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ पार्टनर्स। अब डिस्क्रिशन का मतलब होता है ये पार्टनर्स के ऊपर है कि वो अपने फर्म के जो अकाउंट्स है उसका ऑडिट कराना चाहे तो करा सकता है, नहीं कराना चाहे तो नहीं करा सकता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, देखिए जो कंपनी होती है, कंपनी हैज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कंपनी अलग है और कंपनी का जो मेंबर्स है वो अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, इन अ कंपनी द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपनी बिलोंग्स टू द कंपनी। अगर कंपनी अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो कंपनी का होगा, ना कि कंपनी के मेंबर्स का होगा, ध्यान में रखिएगा। एंड इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल कंप्राइजिंग इट। मतलब जो पार्टनर्स है पार्टनरशिप फर्म में, अगर वो पार्टनरशिप फर्म के नाम से कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है तो उस प्रॉपर्टी पर पार्टनर्स का भी इक्वल राइट होगा। इन केस ऑफ कंपनी, कंपनी के नाम से अगर कोई भी कंपनी प्रॉपर्टी खरीदता है तो कंपनी के प्रॉपर्टी पर उसके मेंबर्स का कोई राइट नहीं होगा। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स के अगर पार्टनरशिप फर्म का जो भी प्रॉपर्टी है उसके प्रॉपर्टी पर पार्टनर्स का राइट होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स। देखिए इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 100 एक्सेप्ट एम्प्लॉयज, ठीक है। अच्छा देखिए इसमें एम्प्लॉयज अलग है और मेंबर्स अलग है, एम्प्लॉयज और मेंबर्स दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें बस मेंबर्स की बात कर रहे हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 है एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 100 है। एम्प्लॉयज कितने भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी द मैक्सिमम नंबर इज 7 एंड द मिनिमम नंबर इज 7 एंड मैक्सिमम नंबर देयर इज नो लिमिट। In case of OPC, that is 1% company. So in case of 1% company, the minimum number will be 1 and the maximum number will be 100. In case of partnership firm, the minimum number of partners will be 2 and the maximum number of partners will be 100. ये तो पूरा एकदम रट्टा मारना पड़ेगा, रट्टाफिकेशन। अब आता है द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स मे बी लिमिटेड इधर बाय शेयर और गारंटी। हमने कल बताया था कि शेयर होल्डर्स का जितना पैसा बकाया है, मतलब जितना पैसा कंपनी को देना है, बस कंपनी उतना ही पैसा शेयर होल्डर से डिमांड कर सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हम पहले ही बोल दिए थे कि अगर आप लोग कल का क्लास नहीं देखेंगे तो ये एकदम पूरा बाउंस जाएगा। अच्छा, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म द पार्टनर्स लाइबिलिटी इज ऑलवेज अनलिमिटेड बट देयर इज ए ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है, अब कंपनीज एक्ट ने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स का एक कंसेप्ट इजाद किया है, डेवलप किया है, लाया है। तो इन केस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप विल बी सेम एज द
company means the liability of shareholders may be limited either by share or guarantee। अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है, जितना इन्वेस्ट करता है कोई पार्टनर उतना ही तक का उसका दायित्व होता है, लाइबिलिटी होता है। अब क्या है, लाइफ और एग्जिस्टेंस। अ कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन, डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ ए शेयर होल्डर और शेयर होल्डर्स डजंट अफेक्ट द लाइफ ऑफ कंपनी। व्हाई? बिकॉज द कंपनी इज distinct legal person, artificial legal person from its members. And in case of a partnership firm, the death or the insolvency of partners will dissolve the firm। ठीक है, हमने बताया था लिमिटेड लायबिलिटी के केस में ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP जिसे कहते हैं, तो कंपनीज एक्ट 2013 ने एक नया फॉर्म लाया है, उसे कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनरशिप की भी क्वालिटीज होंगी और लिमिटेड लायबिलिटी जो कि कंपनी का एक क्वालिटी था वो भी इसमें पार्टनरशिप में आ गया है। तो अगर आप जनरल पार्टनरशिप बनाते हैं, सामान्य पार्टनरशिप बनाते हैं बाय पार्टनरशिप डीड, तब तो आपका जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। बट अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, तब आपका जो दायित्व होगा, जो आपका लायबिलिटी होगा वो लिमिटेड होगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग जनरल पार्टनरशिप बनाते हैं बाय साइनिंग पार्टनरशिप डीड, इन सच केस योर लायबिलिटी विल बी अनलिमिटेड। बट if you form a limited liability partnership, that in such case the liability of yours will be limited। Okay, now the separate legal entity। a company is a separate legal entity different from its members। ये तो हम कितनी बार बता चुके हैं, एक चीज बार बार। A partnership firm has no separate legal entity distinct from its member। मतलब पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म दोनों एक है और कंपनी और जो मेंबर्स है वो दोनों अलग अलग है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन। अ कंपनीज रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, मैंडेटरी, एकदम कंपल्सरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के आप कंपनी चला ही नहीं सकते। अ पार्टनरशिप फर्म में और मे नॉट बी रजिस्टर्ड। मिनिमम पेड अप कैपिटल, देखिए इसमें भी ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी द मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल विल बी 5 lakhs। ये तो ठीक है। इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल विल बी 1 lakh। बट नाउ दिस इज ट्विस्ट। द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 रिलैक्स्ड द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर पेड अप शेयर कैपिटल फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। Therefore, there is no requirement for any minimum capital to be invested in case of private limited company। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में जो ये सीलिंग अमाउंट था 1 लाख का, ये अब हट गया है। कैसे हटाया है सरकार ने? द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 को लाकर। ये जो एक्ट है ये आप पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013, अब इसमें अमेंड कर दिया है 2015 में। तो ये बन गया कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। ठीक है, 2015। तो ये तो आपका एक अमेंडमेंट एक्ट है। तो मेनली जो कंपनीज के केस में भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 ही लागू है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ही लागू है। अगर आप अमेंडमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको एक नया एक्ट बनाना पड़ता है, दैट इज कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। अब यहाँ पर 2015 इसीलिए है क्योंकि 2015 में इसको अमेंड किया गया, इसलिए आपको वैसे पढ़ना है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 आपको नहीं पढ़ना है। तो हमने क्या बताया? द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में जो मिनिमम शेयर कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट था 1 लाख रुपीज़ प्राइवेट कंपनीज के लिए, उसको रिलैक्स कर दिया है, मतलब अब कोई नीड नहीं है। अच्छा, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इन केस ऑफ पार्टनरशिप। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को छोटा रखते हैं तो देखने में आसानी रहता है। और एक चीज़ और कि सभी लोग ये वीडियो को देख लीजिएगा और अब मैंने जो प्रीवियस वीडियो डाला है कंपनीज लॉ के ऊपर वो भी देख लीजिएगा। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो पेपर होगा इस बार कंपनी लॉ का या कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट का, शायद 3 घंटे का हो जाएगा पेपर। हमने बताया था कि 1.5 घंटे का ही पेपर होता है, 1 घंटा 30 मिनट का, बट
अब क्योंकि कोविड का केस हट गया है इसीलिए 3 घंटे का पेपर होगा, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना तैयारी कीजिए। चलिए, गुड नाइट।